मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को किसी गुफा के जैसी जगह पर दिखाया जाता है। वो इस जगह से निकलने के लिए चिल्ला के हेल्प मांग रही होती है, मगर तभी अचानक से उसे कोई घसीट ले जाता है। सो अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक टूरिस्ट का ग्रुप दिखाया जाता है। इनमें जेफ और एमी कपल होते हैं और बाकी के दो एरिक और स्टेसी कपल होते हैं। इन सभी की मुलाकात यहाँ पर मिथियास नाम के एक आदमी से होती है। वो अपने भाई डिमिट्री के साथ किसी एंशिएंट टेम्पल पर जाने की बात कह रहा होता है। वो ये बताता है कि इस जगह पर जाना सबके बस की बात नहीं होती है, ये जगह अभी तक नक्शे पर भी नहीं है। जेफ और एरिक जब ये बात सुनते हैं तो वो भी इस जगह पर जाने का मन बना लेते हैं, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि जब हम लोग यहाँ पर टूर करने के लिए आए हैं तो हमारे लाइफ में थोड़ा और एडवेंचर होना चाहिए। नेक्स्ट डे अब सभी लोग उसी प्राचीन खंडहर की खोज में निकल जाते हैं। जिस जंगल में वो होते हैं वो जंगल काफी घना होता है और जो उनके पास में मैप होता है उसके मुताबिक आगे जाने का रास्ता किसी ने छुपा रखा होता है। ऐसा लगता है कि इसके आगे किसी को नहीं जाना चाहिए। जेफ ये कहता है कि हो सकता है कि किसी आर्कियोलॉजिस्ट ने ये काम किया हो जिससे उनकी खोज में कोई इफेक्ट ना पड़े। वो सभी लोग जंगल को फॉलो करते हुए फाइनली खंडहर की जगह पर पहुंच जाते हैं। दिखने में ये खंडहर काफी ज्यादा प्राचीन होता है और कई सारे पेड़ की शाखाओं से लिपटा हुआ भी होता है। वो सारे लोग जैसे ही खंडहर के करीब पहुंचते हैं वैसे ही कई सारे वहां के विलेज के लोग भी आ जाते हैं। वो जितने भी विलेजर्स होते हैं उन सारे फ्रेंड से कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज होती है वो काफी अलग होती है। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, मगर उनके एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि वो काफी खतरनाक और काफी गुस्से में है। दूसरी तरफ एमी पीछे बढ़कर उन्हीं शाखाओं के ऊपर चढ़ के उनकी फोटो ले लेती है। इतने में ही वो विलेजर्स भड़क जाते हैं और जब डिमिट्री उन्हें वो कैमरा देने के लिए उनकी ओर आगे बढ़ता है तो वो लोग डिमिट्री को मार देते हैं। इससे डरने के बाद में जितने भी लोग होते हैं सभी लोग खंडहर के ऊपर चढ़ जाते हैं। वो सारे लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिरकार ये विलेजर्स हमें मार क्यों रहे हैं, वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो विलेजर्स अब इन लोगों को यहाँ से नहीं जाने देते हैं, जिससे ये जितने भी सारे फ्रेंड्स होते हैं अब इस जगह पर फंस चुके होते हैं। जब सभी लोगों को दिलासा दिलाते हुए ये कहता है चिंता मत करो, 1 से 2 दिन में कोई न कोई हमें ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा, क्योंकि 5 से 6 टूरिस्ट का एक साथ में खो जाना बहुत बड़ी बात होती है। इन सभी के दौरान उस खंडहर के अंदर से किसी फोन के रिंगटोन की आवाज आती है। रस्सी की मदद से मिथियास उस गड्ढे में जाने की कोशिश करता है, मगर रस्सी एक जगह से कमजोर होती है जिससे रस्सी टूट जाती है और मिथियास ऊंचाई से गिर जाता है। मिथियास मरता तो नहीं है मगर वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। मिथियास को अंदर से वापस लाने के लिए एमी और स्टेसी दोनों लोग एक स्ट्रेचर को साथ में उसी गुफा में ले जाते हैं जिससे मिथियास को ऊपर ले जाया जा सके। मिथियास के रीढ़ की हड्डी टूट चुकी होती है जिससे उसके नीचे का हिस्सा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता है। जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बेहद डरे हुए होते हैं और जो विलेजर्स होते हैं वो सभी इस जगह पर अपना डेरा ही बना लेते हैं। अगली सुबह जेफ को उसी बेल की शाखाओं में एक मुर्दा आदमी का कंकाल दिखता है। दूसरी तरफ स्टेसी जब सो रही होती है तो उसकी चोट पर भी उसी पेड़ की शाखाएं उसके चोट के अंदर घुसने की कोशिश कर रही होती हैं। और बाहर जब एमी मिथियास के पास जाती है और उसके पैर के ऊपर से चादर हटाती है तो मिथियास के साथ भी ऐसा ही होता है। उसके पैरों में भी कई सारी शाखाएं उसके पैरों से लिपटकर उसे खाने की कोशिश करती हैं। अब सभी लोगों को पता चलता है ये जो शाखाएं हैं वो मांस खाती हैं। एक बार फिर से उसी गड्ढे से फोन के रिंग की आवाज आती है। एमी और स्टेसी दोनों लोगों को फोन को ढूंढने के लिए अंदर भेजा जाता है। अंदर भी कई सारी बेल की शाखाएं होती हैं। स्टेसी शाखाओं को हटा के फोन ढूंढने की कोशिश करती है, तभी उसे उसके बीच में एक मुर्दा आदमी का कंकाल मिलता है। उसके हाथ में फोन होता है, मगर जब वो फोन लेके देखती है तो ये फोन टूटा हुआ होता है, मगर अभी भी कहीं से रिंग बजने की आवाज आ रही होती है। और जब स्टेसी दूसरी ओर देखती है तो ये आवाज उन्हीं शाखाओं की फूल से निकल रही होती है। इतने में ही वो शाखाएं अब लड़कियों के ऊपर हमला कर देती हैं, जिससे बचकर वो उस गड्ढे से अब बाहर निकल जाती हैं।
और बाहर जाकर वो एरिक और जेफ से पूरी बात बताती है। वो ये बताती है कि ये पेड़ खुद ही आवाज निकालते हैं। सभी लोग बेहद डरे हुए होते हैं। उनके यहाँ से निकलने के आसार बहुत कम नजर आ रहे होते हैं। मतियास की हालत और भी खराब होती जा रही होती है। उन सब के पास अब खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता है। मतियास के पैर में कुछ हलचल महसूस हो रही होती है और जब जेफ जाके देखता है तो वो शाखाएं मतियास के पैर के सारे मांस खा चुकी होती हैं। अब जेफ के पास में मतियास को बचाने का एक ही रास्ता बचता है, वो उसके पैर को अगर आधे पर से काट दे। बाकी लोग इस बात के लिए सहमत नहीं होते हैं क्योंकि उनके पास में काटने के लिए बड़ा चाकू भी नहीं होता है, मगर मतियास खुद कह देता है कि इन पैरों को प्लीज काट दो। सबसे पहले जेफ मतियास के पैरों को पत्थर से आधे पर से तोड़ देता है और बाद में गर्म चाकू की मदद से काट देता है। ऐसा करने से मतियास को बेहद ही ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। सभी लड़कियां बेहद डरी हुई होती हैं। अब जब रात हो जाती है तो रात हो जाने पर वो जो शाखाएं होती हैं वो मतियास के मुंह के अंदर घुस जाती हैं और दम घुट जाने के कारण यहाँ पर मतियास की मौत हो जाती है। अगली सुबह स्टेसी को पता चलता है कि उन शाखाओं में एक शाखा अभी भी उसी के शरीर के अंदर ही है, जिसके बाद में जेफ अब स्टेसी के अंदर से वो बेल उसकी स्किन को काट के निकाल देता है, मगर स्टेसी को अभी भी लगता है कि उसके अंदर और भी बेल बची हुई है। जेफ और एरिक स्टेसी को ये दिलासा दिलाते हैं कि उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा हुआ है, क्योंकि अगर ज्यादा स्टेसी ने खुद को काटा तो ये खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन फिर भी जब सभी लोग थोड़ा आराम कर रहे होते हैं तो स्टेसी सबसे छुप के चाकू लेके बाहर अपने शरीर को काट के अपने अंदर से उन्हीं बेल की शाखाओं को निकालती है और जब उसके फ्रेंड्स आके उसे इस हालत में देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं। स्टेसी कहती है कि अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसके बावजूद भी वो अपने पैर को काट रही होती है क्योंकि अभी भी उसे लगता है कि उसके अंदर बेल बची हुई है। और जब एरिक उसको ऐसा करने से रोकने के लिए उसके पास में जाता है तो स्टेसी उसके सीने पर चाकू मार देती है। ऐसा सब अनजाने में होता है, लेकिन फिर भी एरिक की यहाँ पर मौत हो जाती है। एरिक के मरते ही वहाँ की कई शाखाएं एरिक की बॉडी को उठा ले जाती हैं। इस साइड में एरिक के मरने से और काफी दर्द के कारण स्टेसी को बिल्कुल सहन नहीं हो रहा होता है और इसके बाद में न चाहते हुए भी जेफ को स्टेसी को मारना पड़ता है। अब लास्ट में एमी और जेफ बचते हैं। जेफ एमी के लिए एक प्लान बनाता है। वो ये कहता है कि सिर्फ तुम ही यहाँ से बच के भाग सकती हो, तुम्हें खूब तेजी से भागना पड़ेगा और पीछे मुड़ के मत देखना। जेफ एमी की बॉडी के ऊपर खून लगा के उसे विलेजर्स के सामने ही ले जाता है। उन लोगों को ये लगता है कि ये लड़की मरी हुई है। जेफ उन सभी विलेजर्स को अपनी बातों में बहलाते हुए दूसरी साइड में ले जाता है और इसके बाद में जेफ चिल्ला के एमी को यहाँ से भाग निकल जाने को कहता है। वो विलेजर्स जेफ को मार देते हैं और एमी सीधा इस जंगल से भाग जाती है। वो सीधा अपनी कार को लेके यहाँ से निकल जाती है और अंत में एमी बच जाती है। कुछ समय बाद अब इन सभी टूरिस्ट को ढूंढने के लिए और भी साथी इनके आते हैं और उनके साथ में आगे क्या होगा वो सभी तो आप लोग जानते ही हैं और अंत में यहीं पर मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी हमारी 2008 की द रूइंस मूवी का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।